DHFL, भूषण पावर एंड स्टील, SR स्टील, जेट एयरवेज और रिलायंस कम्युनिकेशन। क्या आप मुझे बता सकते हैं इन सभी स्टॉक्स में कौन सी चीज कॉमन है? इन सभी कंपनीज की जो मौजूदा हालत है उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है इन कंपनीज का लिया हुआ डेट यानी कि कर्ज। जी हाँ, कंपनीज अक्सर कर्ज ले तो लेती हैं, लेकिन अगर वो इस डेट को प्रोडक्टिवली यूज नहीं करते हैं तो इसका सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है आप पर, यानी किसी भी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स पर। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है दीपिका खुड़े और स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में, जहां पर हम चर्चा करने वाले हैं डेट टू इक्विटी रेशो के बारे में। ये रेशो फाइनेंशियल एनालिसिस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और यही रेशो आपको बचा सकता है ऐसे डेट लेडन कंपनीज में निवेश करने से। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं ये जानकर कि डेट टू इक्विटी रेशो होता क्या है। समझिए कि मुझे मुंबई में एक चाय की टपरी खोलनी है। उसके लिए मुझे 1 लाख रुपए की कैपिटल की जरूरत है। तो मेरे पास खुद के 50,000 है और बाकी 50,000 मुझे लोन लेना पड़ता है मेरे एक दोस्त से। तो इस केस में मेरा इक्विटी कैपिटल हुआ 50,000 और मैंने लोन लिया 50,000, तो रेशियो हुआ 1:1। इसका मतलब है कि हर 1 रुपए की इक्विटी के पीछे मेरे पास 1 रुपए का डेट है। अब जैसे जैसे मैं मेरा डेट पोर्शन बढ़ाती रहूंगी उतना उतना मेरा जो असेट है यानी मेरा जो टी स्टॉल है वो डेट फाइनेंस्ड होगा। तो इन केस फ्यूचर में अगर मैं बैंकरप्ट हो गई या मेरे पास ये डेट रीपे करने के पैसे ना हैं तो मेरा दोस्त मेरी दुकान बेच देगा और जो ज्यादातर पैसे होंगे वो किसे मिलेंगे? मेरे दोस्त को, क्योंकि मेरा जो कैपिटल है उसमें सबसे ज्यादा पैसा उसी ने लगाया है। इसी तरह कंपनीज भी जब डेट फाइनेंस्ड होती हैं तो लिक्विडेशन के टाइम पे या बैंकरप्सी के टाइम पे ज्यादातर जो प्रोसीड्स होता है वो जाता है उसके क्रेडिटर्स को या कि डेट फंड होल्डर्स को। लेकिन आपका क्या? जी हाँ, इक्विटी शेयर होल्डर्स का क्या? यही आपको बताएगा डेट टू इक्विटी रेशो। डेट टू इक्विटी रेशो बेसिकली किसी भी कंपनी का टोटल इक्विटी और टोटल डेट को कंपेयर करता है और आपको ये बताता है कि उस कंपनी के असेट्स डेट फाइनेंस्ड है या इक्विटी फाइनेंस्ड है। इसे रिस्क रेशो या गियरिंग रेशो भी कहा जाता है। आइए अब जल्दी से हम डेट टू इक्विटी रेशो का कैलकुलेशन देखते हैं। डेट टू इक्विटी रेशो का फॉर्मूला है टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब शेयर होल्डर्स इक्विटी होता है आपका शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, जबकि टोटल लायबिलिटीज की जब मैं बात करूं तो मैं 5 साल के ऊपर की यानी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की बात कर रही हूं। देखिए, जब भी मुझे किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म निवेश करना है तो मुझे उसका लॉन्ग टर्म डेट पोजीशन देखना है। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कंपनी अगले 3 महीने या अगले 6 या अगले 12 महीने में अपना डेट पूरा कर सकती है या नहीं। ये एनालिसिस करता है आपका लिक्विडिटी रेशो, जिसमें हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, तो आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो बेसिकली जब भी हम डेट टू इक्विटी रेशो की बात कर रहे हैं, आपको लॉन्ग टर्म डेट लेना है जिसका मिनिमम टेन्योर 5 इयर्स का हो। जी हाँ, 5 साल के ऊपर का डेट आपको लेना है और ये आपको इजीली किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट के नॉन करेंट लायबिलिटीज में मिल जाएगा। अब क्योंकि अदानी लिमिटेड के स्टॉक्स इतने पॉपुलर और चर्चा में हैं, चलिए अदानी पावर का डेट टू इक्विटी रेशो कैलकुलेट करते हैं। स्क्रीन पर आपको अदानी का बैलेंस शीट दिख रहा होगा मार्च 2021 के लिए। अब अदानी के शेयर होल्डर्स इक्विटी में शेयर कैपिटल है 3,857 करोड़ का और उनके रिजर्व्स हैं 9,256 करोड़ के। तो उनका टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी हुआ 13,113 करोड़। इसके अगेंस्ट में उनका जो टोटल लायबिलिटीज है यानी कि उनका लॉन्ग टर्म डेट वो है 49,640 करोड़। इसके हिसाब से अदानी का डेट टू इक्विटी रेशियो हुआ 3.79। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हर 1 रुपए ऑफ इक्विटी के पीछे उस कंपनी के पास लगभग 3.79 रुपीस का डेट है। तो हर 1 रुपए के इक्विटी के पीछे 3.79 रुपीस का डेट, जो कि काफी ज्यादा है। अब बात करते हैं कि आइडियल डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होना चाहिए। देखिए, एक परफेक्ट वर्ल्ड में हम सबको ऐसे कंपनीज में निवेश करना है जिनका डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, यानी कि कंपनी कोई उधार लेती ही नहीं है, कंपनी के पास कोई लोन है ही नहीं।
लेकिन सारी कंपनीज गूगल या फेसबुक या अमेजॉन नहीं हो सकती। इसीलिए कई कंपनीज के बैलेंस शीट में डेट जरूर होगा, लेकिन अगर वो उस डेट को प्रोडक्टिवली यूज करे तो इसमें कोई भी हार्म नहीं है। तो आइडियल डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो 1:1, मतलब हर 1 रुपए की इक्विटी के लिए हर 1 रुपए का डेट इज एन आइडियल डेट टू इक्विटी रेशियो। अब जब भी आपका डेट टू इक्विटी रेशियो 2 के ऊपर जाता है, इसका मतलब है कि हर 1 रुपए के पीछे आपके ऊपर 2 रुपए का कर्ज है, विच इज नॉट अ गुड साइन। तो अगर किसी भी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 2 से ज्यादा है तो वो आपके लिए एज एन इन्वेस्टर एक रेड फ्लैग हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनीज का डेट टू इक्विटी रेशियो नेगेटिव में चला जाता है, जैसे कि रिलायंस कम्युनिकेशंस का डेट टू इक्विटी रेशियो इज नेगेटिव 0.59। अब ऐसा क्यों होता है? इसके 2 मेन कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कि उस कंपनी का नेट वर्थ नेगेटिव है, यानी कि उसके जो टोटल लायबिलिटीज हैं वो उसके टोटल असेट से ज्यादा है। नेगेटिव डेट टू इक्विटी रेशियो का दूसरा रीजन है कि जब आपका इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स इज मोर देन द इंटरेस्ट ऑन इक्विटी। फॉर एग्जाम्पल, समझिए कि मैंने 1 लाख रुपए का लोन लिया, उस लोन की इंटरेस्ट रेट था 8%। उस पैसे को मैंने किसी फंड में डिप्लॉय किया और वहां से मुझे 7% मिला। तो अब क्या हुआ है, मैंने जो उधार लिया है वो हायर इंटरेस्ट रेट पे लिया है, लेकिन उस पैसे से जो मैं कमा रही हूँ वो लोअर इंटरेस्ट रेट पे है। तो बेसिकली मैं खर्चा ज्यादा कर रही हूँ जबकि मेरी इंटरेस्ट इनकम कम है। तो इसके वजह से भी आपका डेट टू इक्विटी रेशियो नेगेटिव हो सकता है। आइए अब देखते हैं कि डेट टू इक्विटी रेशियो का इंटरप्रिटेशन कैसे काम करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक आइडियल डेट टू इक्विटी रेशियो 1:1 होता है, और अगर आपका डेट टू इक्विटी रेशियो 2 से ज्यादा है तो वो इन्वेस्टर्स के लिए खतरे की घंटी हो सकती है, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। आप जब कभी भी डेट टू इक्विटी रेशियो का कंपैरिजन या एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको इंडस्ट्री डेट टू इक्विटी रेशियो पे ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल, आइए हम बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स के डेट टू इक्विटी रेशियोज को स्टडी करते हैं। तो SBI का डेट टू इक्विटी रेशियो है 15.1, जबकि पंजाब नेशनल बैंक का डेट टू इक्विटी रेशियो है 12.1। बैंक ऑफ इंडिया का डेट टू इक्विटी रेशियो है 14.1। एक्सिस बैंक का डेट टू इक्विटी रेशियो है 9.23। HDFC बैंक का डेट टू इक्विटी रेशियो है 7.20, जबकि कोटक का डेट टू इक्विटी रेशियो है 4.86। अब ध्यान दीजिए, इन सभी बैंक्स के डेट टू इक्विटी रेशियो हमारा जो रेंज था 0 से लेके 2 तक का, उससे कई गुना ज्यादा है। तो क्या इसका ये मतलब है कि इनमें से कोई भी बैंकिंग स्टॉक वर्थ इन्वेस्टिंग नहीं है? जी नहीं, ये एक गलत एनालिसिस होगा, क्योंकि HDFC बैंक हो या कोटक महिंद्रा बैंक हो, ये सारे हमारे 4 और 5 स्टार रेटेड बैंकिंग स्टॉक्स हैं। अब इस केस में आपको क्या करना है, किसी भी स्टॉक का डेट टू इक्विटी रेशियो को उसके इंडस्ट्री में, माने उस इंडस्ट्री के बाकी स्टॉक्स के डेट टू इक्विटी रेशियो से कंपेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल, कोटक महिंद्रा बैंक का डेट टू इक्विटी रेशियो ऑफ 4.86 इज मच बेटर देन SBI का डेट टू इक्विटी रेशियो ऑफ 15.1। तो अगर आप निवेश कर रहे हैं तो आपके लिए कोटक महिंद्रा बैंक एक बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होगा डेट टू इक्विटी रेशियो के हिसाब से अगेंस्ट SBI। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सारे कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स हैं। तो जो भी कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स होंगे, जैसे कि आपके बैंक्स हो गए, पावर हो गया, स्टील हो गया, इन सारे सेक्टर्स में आपका डेट टू इक्विटी रेशियो हाई ही होगा। तो वो 0 to 2 के रेंज में नहीं होगा, लेकिन इस केस में आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक को उसके सेक्टर डेट टू इक्विटी रेशियो से कंपेयर करना है और फिर डिसाइड करना है कि उसका डेट ज्यादा है या कम। तो क्या एक हाई डेट टू इक्विटी रेशियो हमेशा इन्वेस्टर्स के लिए बुरा होता है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा है, लेकिन उसके साथ साथ उनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और उसका रिटर्न ऑन इक्विटी भी ज्यादा है, तो वो आपके लिए एक रेड फ्लैग नहीं होता। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपको ये बताता है कि क्या एक कंपनी के पास इतने असेट्स हैं कि वो अपने लोन के इंटरेस्ट को रीपे कर पाए या नहीं। आइडियली इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1.5 के ऊपर होना चाहिए अगर किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा है प्लस उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1.5 के कम है, तो ये आपके लिए एक रेड फ्लैग है।
इसका ये मतलब है कि कंपनी के पास लोन तो ढेर सारा है, लेकिन उसके पास उस लोन के इंटरेस्ट के पेमेंट्स करने के लिए इतने असेट्स नहीं है। स्क्रीन पर मैंने आपको कुछ कंपनीज के डेट टू इक्विटी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियोज दे रखे हैं, आइए इस पे थोड़ा गौर करते हैं। SBI का डेट टू इक्विटी रेशियो है 15.1, जो कि काफी ज्यादा है, लेकिन उनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी 1.20 है। रिलायंस का डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.41 और उनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 3.35। रिलायंस के केस में उनका डेट टू इक्विटी रेशियो कम है और उनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो काफी ज्यादा है, विच इज अ गुड साइन। सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.78 है, जबकि उनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज 3.54। L&T के केस में उनका डेट टू इक्विटी रेशियो है 1.77 और उनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 2.76। तो ऑल अराउंड इट्स अ गुड डील। लेकिन वोडाफोन पे ध्यान दीजिए, उनका डेट टू इक्विटी रेशियो है 19.2, यानी हर 1 रुपए के इक्विटी के लिए वोडाफोन के पास 19 रुपए का डेट है, विच वुड बी फाइन। लेकिन उनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी -0.35 है। इसका मतलब है कि देयर आर वेरी हाई चांसेस कि वोडाफोन अपना इंटरेस्ट पेमेंट टाइमली नहीं कर पाएगी। हाई डेट टू इक्विटी रेशियो अलाउड होता है तब भी जब उसके साथ साथ एक कंपनी के प्रॉफिट्स या रिटर्न ऑन इक्विटी भी ग्रो कर रही हो। एग्जाम्पल के लिए इन्फोसिस लिमिटेड का 2016 और 2019 के बीच में उनके बैलेंस शीट पर एब्सोल्युटली जीरो डेट था, लेकिन 2020 में उन्होंने डेट लिया अपने बैलेंस शीट पे। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो उनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आपको नजर आएगा कि उनका नेट प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा है। तो डिस्पाइट टेकिंग अ लोन, यानी कि डेट ऐड करने के बाद भी उस कंपनी का नेट प्रॉफिट्स ग्रो कर रहा है, विच इज अ गुड साइन। तो आपको इस बात पे गौर करना है कि ये जो डेट है वो प्रोडक्टिव चीजों के लिए यूज हो रहा है, ना ही कि अनप्रोडक्टिव चीजों पर। आइए अब देखते हैं कि हाई डेट टू इक्विटी रेशियो के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। सबसे पहले, जब भी किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो बढ़ जाता है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है उसके इक्विटी ओनरशिप पे। इसका मतलब है कि एक कंपनी के जो असेट्स है उस पे बिगर क्लेम होता है उसके क्रेडिटर्स का, और कंपनी जो भी पैसा कमाती है उसका एक बड़ा हिस्सा चला जाता है इन्हीं लोन्स के सर्विसिंग के लिए, जैसे कि इंटरेस्ट पेमेंट्स के लिए। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास एक बहुत ही छोटा हिस्सा रह जाता है प्रॉफिट्स का। तो जैसे जैसे एक कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो बढ़ता जाएगा, उतना ही इक्विटी शेयर होल्डर्स के अर्निंग्स पे हिट आता जाएगा। हाई डेट टू इक्विटी रेशियो का दूसरा कॉन्सिक्वेंस है कि इससे एक कंपनी का क्रेडिट रिस्क काफी बढ़ जाता है। देखिए, किसी भी कंपनी के पास अगर ढेर सारा डेट है और उसका इनकम उतना नहीं है, तो उस केस में इसके चांसेस बहुत हाई है कि वो कंपनी उसका डेट रीपेमेंट करने में डिफॉल्ट करेगी। अब एग्जाम्पल लेते हैं रिलायंस कम्युनिकेशन का। तो रिलायंस कम्युनिकेशन का टोटल डेट था 30,737 करोड़, जबकि उनके अर्निंग्स थे -3,340 करोड़ एंड उनका रेवेन्यू था 927 करोड़। इस हिसाब से उनका डेट टू इक्विटी रेशियो हुआ -0.59 और उनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हुआ -21.7। इसका मतलब है कि कंपनी किसी भी पोजीशन में नहीं है अपना डेट रीपे करने के लिए या अपने इंटरेस्ट पेमेंट्स करने के लिए, और इसका सीधा इफेक्ट पड़ा है रिलायंस कम्युनिकेशन के शेयर प्राइसेस पे और रिलायंस कम्युनिकेशन के इक्विटी शेयर होल्डर्स पे। हाई डेट टू इक्विटी रेशियो का तीसरा सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस है कि वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है एक कंपनी की एबिलिटी फ्रेश कैपिटल रेज करने के लिए। अब आप ही मुझे बताइए कि क्या आप एक ऐसी कंपनी को लोन देंगे या एक ऐसे इंसान को लोन देंगे जो ऑलरेडी कर्ज में डूबा हुआ है? जी नहीं। तो जब भी क्रेडिटर्स किसी भी कंपनी को लोन देते हैं, वो सबसे पहले उसका डेट टू इक्विटी रेशियो देखते हैं और उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखते हैं। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो हाई है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो है, तो वो क्रेडिटर्स के लिए भी एक काफी बड़ा रेड फ्लैग होता है और वो ऐसे कंपनीज को लोन नहीं देते। तो ऐसे सिचुएशंस में कंपनीज को महंगे महंगे इंटरेस्ट रेट वाले लोन लेने पड़ते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी कंपनी ऐसे हाई इंटरेस्ट लोन लेती है तो उसके जो टोटल अर्निंग्स है उसका सब्सटैंशियल हिस्सा इस लोन के सर्विसिंग में ही चला जाता है और कंपनीज को अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ प्रॉफिट शेयर करने का मौका नहीं मिलता।
तो इसीलिए आप जब भी किसी कंपनी को इवैल्यूएट कर रहे हो तो उसका डेट टू इक्विटी रेशियो ध्यान से समझिएगा, उसे उसके इंडस्ट्री डेट टू इक्विटी रेशियो से कंपेयर कीजिएगा और डेट टू इक्विटी रेशियो के साथ साथ उस कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पर भी खास ध्यान दीजिएगा। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सैमको सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए सही निवेश करें, सैमको के साथ निवेश करें। धन्यवाद।